नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सादगी की पहल की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे का विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन से करके जो बड़ी लकीर खींच दी है, वह मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अपने बेटे का शादी सामूहिक विवाह करने सम्मेलन में करने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक मिसाल पेश कर दी है। और शनिवार को फंदा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर अपने बेटे की सादगीपूर्ण शादी का जिक्र करते हुए जन समुदाय से अपील की है कि वह शादी मृत्यु भोज जैसे आयोजनों में आडंबर, दिखावे और फिजूल खर्ची से बचें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्च ज्यादा जरूरी है और यदि अतिरिक्त पैसा है तो किसी की सहायता करनी चाहिए, लेकिन विवाह मृत्यु भोज जैसे आयोजनों में दिखावा नहीं करना चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने बेटे बहू के डॉक्टर होते हुए जिस सम्मेलन से शादी की थी, वहां गरीबों के बेटे बेटी भी थे, हर वर्ग के बच्चे थे। आपको बता दें कि सत्ता के शिखर पर बैठे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादगी, समरसता और सद्भाव का संदेश देते हुए अपने बेटे की शादी विवाह सम्मेलन से तो की, लेकिन इस विवाह पर सारे देश का ध्यान इसलिए गया जहां कोई आडंबर नहीं था और आजकल होने वाली आडंबरपूर्ण, दिखावापूर्ण शादी वाले समर्थ लोगों को एक संदेश भी मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक इशारे पर उनके बेटे की शादी शाही तरीके से हो सकती थी, लेकिन उन्होंने सादगी का रास्ता चुना। तो क्या डॉक्टर मोहन यादव का ये संदेश सभी समर्थ और साधारण लोगों के लिए नहीं है? आज इसी विषय पर बातचीत करते हैं। पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फंदा में क्या कहा। परिवार में कोई शोक की घटना हो जाए, कोई मौत मैयत हो जाए तो बड़ा खर्चा मत करना, ये फालतू खर्चा होता है। बड़ा आदमी करता तो गरीब आदमी जमीन बेच के, कर्जा करके, गिरवे रख के करता है। इससे थोड़ा सा बचना और अपनी जमीन को बचाए रखना, ये जीवन भर काम आएगी। ये माता बहनों का, पूरी पीढ़ियों का आशीर्वाद हमारे लिए। अपनी जमीन को बचा के रखना, ये निवेदन आपसे कर रहा हूँ। और शादी ब्याह में भी फालतू पैसा मत उड़ाना। जितना फालतू पैसा उड़ाओगे ये गलत बात है। अपने बच्चे बच्ची की शादी भी सामूहिक विवाह और सामान्य तरीके से करो। पैसा लगाना तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अनावश्यक खर्चा मत करो, अनावश्यक दिखावा मत करो। सहयोग कितना अच्छा है। अभी हमारे प्रभारी मंत्री बैठे, वो भी इन सब बातों से बचते हैं। वैसे तो वो हजारपति है, करोड़पति की बहुत जबरदस्त रुपया, 1000 करोड़ से ऊपर के आदमी, लेकिन अपने बच्चे बच्ची की शादी भी वो 150 लोगों में करते हैं। मुझे भी आपने मुख्यमंत्री बनाया, अपने बच्चे बच्ची की शादी भी सामूहिक विवाह में की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई जो है विशेष मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कपिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और सबसे पहले, जिस तरह मुख्यमंत्री ने बड़ा उदाहरण पेश किया, पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट वायरल हो रहे थे, जिस तरह से जो है एंट्री को भी देखिए, आजकल जिस तरह का ट्रेंड चलता है कि देखिए प्री वेडिंग शूट करवाएंगे, पोस्ट वेडिंग शूट करवाएंगे और एंट्री ऐसी होगी, वैसी एंट्री होगी, आसमान से उतरेंगे या जमीन पर गाड़ियां चलेंगी। लेकिन जिस तरह से पूरे के पूरे विवाह समारोह को संपन्न किया गया, कुछ चंद पैसों में, यानी कि कुछ हजार की भी, अगर लाख तक भी नहीं पहुंचेंगे, कुछ हजार रुपयों में ही ये शादी हो गई होगी, तो इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? साथ ही साथ जो उदाहरण पेश किया गया है उसे कैसे देखा जाना चाहिए? कपिल जी। जी, आपको सादर नमस्कार जी। निश्चित ही शादी समारोह में इस तरह का आडंबर जी नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमारे पुराने जो संस्कार हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो इन सब चीजों को अलाउ नहीं करती और हम इसको कहीं ना कहीं हमने इसको बढ़ावा दिया है। इसे बंद करना चाहिए और हमारा ब्राह्मण समाज तो इसके खिलाफ ही हमेशा होता है। हम पूजन पाठ के माध्यम से पहुंचते हैं और ये सभी से कहते हैं कि इस तरह के आडंबर से बचना चाहिए। ये फिजूल खर्ची नहीं, जिसका सदुपयोग कहीं हो वो उस पर पैसा लगाएं। ये सब चीज बंद करें। ये हमारा खुला मतलब उपदेश होता है सभी के लिए।
कोशिश करते हैं कि इसको लोग माने भी, और कहीं माना भी जाता है। इसी प्रकार मृत्यु भोज पर भी हमने अंकुश लगाने की कोशिश की है कि मृत्यु भोज में भी इस तरह का न किया जाए आडंबर। मृत्यु भोज को भी निश्चित और सुनिश्चित अवस्था में, स्थिति में उसको निपटा दिया जाए, शोक सभाएं रखी जाए, ये हमारा कहना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उदाहरण से और उनके इस वक्तव्य से सहमत हूं। बिल्कुल, जिस तरह से शादियों को और ज्यादा देखिए, एक पूरा का पूरा अब तो जिस तरह से हम कहें कि बिग फैट इंडियन वेडिंग टाइप का एक टर्म नया निकाल दिया गया है कि जिसमें अथाह पैसा खर्च किया जाता है और तमाम चाहे डेस्टिनेशन वेडिंग की जाती है और अलग अलग जगह पर जाकर शादियां अलग अलग तरीके से की जाती हैं। पूरा का पूरा एक जो है इकोसिस्टम बना दिया गया है कि देखिए इस तरह की शादी ही होगी तभी एक स्टैंडर्ड सेट होता है, यानी कि इसी तरह की शादी होनी चाहिए। हमें ज्वाइन कर लिया है रूपाली जैन, समाज सेवी हैं उन्होंने, और चमन श्रीवास्तव जी प्रदेश अध्यक्ष कायस्थ समाज से हैं। दोनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा। और दूसरा सवाल रूपाली जैन जी आपसे कि जो एक बिग फैट इंडियन वेडिंग टाइप का एक टर्म निकाल दिया गया है, उसको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ नकारा है बल्कि एक उदाहरण पेश किया है कि देखिए चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो, बड़े से बड़ा पद उनके पास हो, लेकिन जिस तरह की शादी उन्होंने करके दिखाई है और अपने दोनों ही उनके जो बहू और बेटे थे दोनों डॉक्टर हैं, इसके बाद भी एक साधारण सी शादी, क्या संदेश इससे जाता है रूपाली जी? जी बिल्कुल सही बात है। एक बिग फेट यानी एक ऐसी बड़ी शादी जो कई दिनों तक चलती है ना, और बहुत ही खर्चीली होती है। उस पर एक अंकुश लगाने के लिए हमारे सीएम साहब ने जो जिस तरह का एक इनिशिएटिव लिया है कि बहुत ही सादगी के साथ एक विवाह का आयोजन किया गया है, उस एक प्रेरणा का एक स्रोत बनना चाहिए सब लोगों के लिए, एक आई ओपनर की तरह होना चाहिए जो झूठे दिखावे को एक इतना बल दे रहे हैं। आप देखिए एक शादी 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए तक बैठ रही है। लोग आतिशबाजियां कर रहे हैं जिसमें 25-25 लाख रुपए की आतिशबाजियां भी जो है वो बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। ये दिखावा किस ओर ले जा रहा है? क्यों ये मानसिकता डेवलप नहीं की जा रही है कि ये जो लाखों रुपया है ये उस परिवार के उस दंपति जो नया अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं उनके कितने काम आ सकता है। चाहे वो उसकी एफडीज बनाकर रखें, अपने फ्यूचर के लिए वो किसी तरह से उसे सिक्योर करके रखें। कहीं ना कहीं हमको सबको एक अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। और ये एक उदाहरण बना है क्योंकि जब एक प्रदेश का सीएम इस लेवल पर एक उदाहरण प्रस्तुत करता है तो ये एक सबके लिए है। धन्ना सेठ बहुत लोग हैं लेकिन उनके कृत्य की वजह से कई ऐसे जो उनकी कॉपी करने के चक्कर में को एक आगे लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक परिवार पूरे जिंदगी भर उस कर्ज को ढो रहा है। एक बच्चे की शादी करना उसके जीवन के लिए एक जी का जंजाल बन जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक समृद्धि भौतिक एक भौतिकवादिता को छोड़कर इन सब चीजों से अनुभव लेते हुए हमको अपने परिवार में सादगी का माहौल रखना चाहिए। मैं बात करती हूँ अगर शोकाकुल परिवार की, तो देखिए शोकाकुल परिवार जो है कहीं ना कहीं वो एक अपने घर के परिजन की याद में डूबा हुआ है। लेकिन उसके सामने ये है कि वो सारी चीजों को दरकिनार रखते हुए सबसे पहले तो वो भोज का आयोजन करें, फिर एक सूची बनाए कि इतने लोगों को इसमें बुलाया जाना चाहिए। कोई छूट जाए तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में कहाँ विचार चला गया, वो अपने परिजन के जाने का शोक भूलकर इस बात को बल दे रहा है कि मुझे इतने लोगों को भोज कराना है। और रूपाली जी उसमें क्या क्या बनेगा। और रूपाली जी एक इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि उसमें रूठना मनाना भी हो जाता है। एक तो शोकाकुल, बिल्कुल, एक तो शोकाकुल परिवार डूबा हुआ है शोक में, दूसरा उसको अपने सगे संबंधी के जाने का इतना दुख है कि वह उससे कोप अप नहीं कर पा रहा, और फिर अगर किसी को इनवाइट नहीं करते तो रूठना मनाना भी हो जाता है।
बिल्कुल सही बात है। और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब उस व्यक्ति की एक इस चूक को कि मुझे नहीं बुलाया, वो जिंदगी भर उसके उस दुख को और बढ़ा देती है जो उसके परिजन के जाने का है। तो ये कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। ऐसा बड़ा एक उदाहरण हर एक व्यक्ति को आगे आकर सेट करना चाहिए कि सादगी से व्यवहार हो, शोकाकुल परिवार है उसका, उसके ऊपर कोई भी इस तरह का मृत्यु बोझ उसके जी आर्थिक बोझ का कारण न बने, न दिखावे की संस्कृति में कोई जिए, और ना ही किसी भी तरह के, मतलब हर संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। इस मानसिकता को रखते हुए मुझे लगता है कि सभी को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल आपने जिस तरह की अपील की है कि सभी को उदाहरण पेश करना चाहिए, इसी सवाल के साथ मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए जी आजकल समाज या फिर जो सामाजिक संगठन है वह काफी ज्यादा नवाचार हो, चाहे पहले जिस तरह से लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए पहले रिश्तेदारों के थ्रू देखा जाता था, लेकिन अब परिचय सम्मेलन कराने लगे हैं कि समाज के तौर पर परिचय करा दिया जाता है। लेकिन आज भी सामाजिक तौर पर या फिर सार्वजनिक तौर पर जो शादियां होती हैं वह लोग खुद तक ही सीमित कर लेते हैं, यानी कि वह एक तो खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं और सामूहिक सम्मेलन में कराना पसंद नहीं करते। उससे उनकी जो है कहते हैं एक फ्रेज है कि इज्जत कम हो जाती है या इज्जत समाज में नहीं रहती। इसको कैसे बदला जा सकता है, इस मानसिकता को, कपिल जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और इस मानसिकता को बदलना भी चाहिए। और बदलने का बड़ा आसान तरीका है, जैसे हम लोग अपनाते हैं कि नहीं, एक सार्वजनिक विवाह समारोह है, आपके साथ में कुछ लोग और आए जो इस बोझ को उठाने में सक्षम नहीं है। आपका जो आडंबर का पैसा है आप उस पर खर्च करें, वो आपके साथ सम्मिलित हो और एक आदर्श प्रस्तुत किया जाए, और हो रहा है, होता है। पर कहीं ना कहीं कुछ जो पूंजीपति हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम सक्षम हैं और इस तरह से शादी भी की जा सकती है, पर वो उसके लिए अंकुश लगाना पड़ेगा। और सामाजिक स्तर पर, सामाजिक तौर पर तो हम उन्हें ये समझाइश देते ही है कि नहीं ऐसा ठीक नहीं है। हमको एक सामाजिक नीति, एक व्यवहार का पालन करना चाहिए और इस तरह के दिखावे ना करें, ताकि छोटे कद के जो व्यक्ति हैं उन पर किसी प्रकार का बोझ ना पड़े। यदि अकेले शादी समारोह नहीं, हमने तो मृत्यु भोज पर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। ब्राह्मण समाज कहता है कि नहीं, मृत्यु भोज में जो आवश्यक है सिर्फ उतना ही करें, बाकी आप पुष्पांजलि कीजिए। शादी को भी हम ये कहते हैं कि नहीं आप इतना आडंबर ना करें, इस तरह का दिखावा ना करें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान पर हम साथ में समर्थन करते हैं। जी ठीक है, ठीक है। चमन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चमन जी देखिए, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि मृत्यु भोज को लेकर जिस तरह अभी कपिल जी ने कहा कि समाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा अभी स्लो है। यानी कि जब तक समाज उस स्तर पर पहुंचेगा कि मृत्यु भोज और शादियों पर लोग कम खर्चा करना शुरू करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसको कैसे, इस मानसिकता को दूर किया जा सकता है? और दूसरा सवाल कि देखिए मृत्यु भोज में कोई नियम तो है नहीं कि इतने ही लोगों को हमें खाना खिलाना है, फिर भी लोग बढ़ चढ़कर क्यों खर्च करते रहते हैं? बढ़ चढ़ के खर्च करने के पीछे सिर्फ एक मात्र कारण है, वो है आडंबर, दिखावा। वो चाहते हैं कि हमने इतना बड़ा किया। जब जीते जी उन बुजुर्गों को आप नहीं पोषित कर पाते तो ये मृत्यु भोज करके दिखावा करने का क्या फायदा जी। और मृत्यु भोज को रोकना हो या शादी विवाह का अनावश्यक खर्चा रोकना हो, इसमें अगर कोई भूमिका निभा सकता है, अच्छी मतलब कॉन्क्रीट भूमिका, तो वो भूमिका हमारे जो साधु संत हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, जो हमारे समाज के, हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं, जो संत लोग हैं, शंकराचार्य जी वगैरह हैं, इन लोग अगर इस विषय में गौर करें और अभियान चलाएं कि साहब मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। पूर्वजों ने हमारे सारी चीजें लागू करने के लिए किसी न किसी धार्मिक भावना से धार्मिक भगवान से जोड़ करके हमें मानव को डरा धमका करके और ये सारी प्रथाएं लागू की गई। इसी क्रम में हमारे जो साधु संत हैं वो अपने प्रवचनों में
अपने उपदेशों में, अपनी गोष्ठियों में इस बात को स्पष्ट रूप से बोलें कि साहब मृत्यु भोज किसी तरीके से आवश्यक नहीं है, और उसको किसी न किसी धार्मिक स्वरूप से जोड़ करके लोगों को समझाएं, तो लोग जल्दी समझेंगे और जल्दी इसमें सुधार आएगा। ठीक है। रूपाली जी, आपके पास आपका फिर रुख करूंगा। एक अगर हम देखिए, मुख्यमंत्री के जो वचन हैं वो तो ठीक हैं, मतलब उन्होंने तो अपील की है और ये देखना भी होगा कि कितना इसका असर पड़ता है। लेकिन अगर हम इससे उलट देखें तो लोगों का कहना ये रहता है कि देखिए, एक हमारा जन्म होता है और एक हमारी मृत्यु होती है, मतलब मृत्यु भोज से लेके जन्म पर हमारा कोई काबू नहीं है। लेकिन शादी ऐसा जो आयोजन है जिसमें कम से कम हमें पता होता है कि हम किस स्तर का आयोजन कर सकते हैं, इसीलिए लोग दिल खोलकर खर्च करने में पीछे नहीं हटते। और यह भी एक कारण है कि इस तरह की सोच और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आखिर इसके क्या प्रभाव रहते हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है, भले ही धीरे सही? रूपाली जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि परिवर्तनकारी सोच तो आनी चाहिए। जी। हमने अगर नहीं आया होता तो जैसे आज हम राजा राम मोहन राय को नहीं पढ़ रहे होते, ईश्वरचंद विद्यासागर को नहीं पढ़ रहे होते, कि जिन्होंने बदलाव लाने के लिए सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी चीजों पर काम किया, वैसे ही कोई भी बदलाव लाना है तो परिवर्तनकारी बदलाव लाने की आवश्यकता है। शुरुआत कोई भी करे पर वो एक उदाहरण बने। आज खर्चा करते समय हम ये सोचते हैं कि हमारा एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, हमने इतना कमाया है तो क्यों हम दिखावे की शादी ना करें या क्यों शादी पर इतना खर्चा नहीं करें। तो कहाँ जाती है उनकी वो पढ़ाई, कहाँ जाती है उनकी वो सेंसिबिलिटी, जो ये नहीं सोच पाती कि उस पैसे का दुरुपयोग करने से कितनी सारी चीजें नकारात्मक हो रही हैं। जैसे उदाहरण, बिजली की खपत हो रही है एक शादी में, पर्यावरण के लिए अनुकूल है नहीं। इतनी खर्चीली शादी, भोजन की बर्बादी आपने तो देखी होगी। शादियों में इतनी तरह की आइटम्स बनाना, कितने लोग कितनी आइटम्स को खाते हैं। तो कहीं न कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कितना धन है, ये नहीं, बल्कि हम उस धन का कितना सदुपयोग कर सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए और समाज में एक उदाहरण बने। ये शुरुआत तो सबसे पहले मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों से हो सकती है जिनके पास में अथाह धन है और जो ये सोचते हैं कि हमारा जन्म पर कोई कंट्रोल नहीं, हमारा मृत्यु पर कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन जो बीच की पूरी यात्रा है, उस यात्रा में हमारे पास इतना जो धन है, उस धन को हम सिर्फ शादी में खर्चा करें या मृत्यु भोज में हम खर्चा करें, इससे भी इतर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन को सार्थक बनाना है, एक अच्छा पैरामीटर, एक बेंचमार्क सेट करना है, तो जितना खर्चा आप तय करते हैं कि एक शादी में 50 लाख का मुझे खर्चा करना है, तो मुझे लगता है कि उस शादी को आप 25 लाख पर कर दीजिए। और 25 लाख से आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में विवाह के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं है, आप उनको दान करके एक सार्थक शादी का एक उदाहरण प्रस्तुत करें। बिल्कुल। कपिल जी, देखिए जिस तरह से अभी रूपाली जी ने बताया कि सबसे अपील ही की जा सकती है, क्योंकि किसी पर कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं कि देखिए आपको इस तरह से ही शादी करनी है। अपील की जा सकती है और अपने बुद्धि विवेक के तौर पर ही लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस तरह करना है नहीं करना है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे आप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, तो आपसे वो लोग भी मिलते होंगे जो शादियां कराते हैं, या फिर वो लोग भी मिलते होंगे जो शादी करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण जो शादी कराते हैं या जो ऐसे ब्राह्मण हैं जो शादियां पढ़ने जाते हैं, उनसे क्या इस तरह की अपील की जा सकती है कि देखिए इतना खर्च ठीक नहीं है, या वह अपने स्तर पर इस तरह की अपील कर सकते हैं क्या? कपिल जी, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। ब्राह्मण समाज में जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, आचार्यगण होते हैं, वो निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर अंकुश लगाते ही। हर शादी विवाह में हर आने वाले यजमान को वो ये स्पष्ट करते हैं कि हम शादी पर ही ध्यान दें, केंद्रित हो उन शादी की विधियों पर, ना कि इस तरह के आडंबर पर। निश्चित तौर पर हम इसका प्रचार भी करते हैं, बताते भी हैं, मनवाते भी हैं, और कई जगह ऐसा हुआ कि हमारी बात माने भी जाती है। परंतु फिर बात वही है कि जो धनाढ्य हैं, जो संपन्न हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बात को समझते हैं, मानते हैं, लेकिन पूरी तौर पर नहीं।
जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे इसका प्रचार चल रहा है, इसमें गति भी लाना होगी और गति लाने के लिए सभी को आगे बढ़ना होगा। इसका दुष्प्रभाव सबसे ज्यादा उन व्यक्तियों पर होता है जो निचले स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं, जिनकी व्यवस्थाएं नहीं है। शादी में भी कर्ज पर डूबते हैं, मृत्यु भोज पर भी कर्ज में डूबते हैं। भाई हमारी तो व्यवस्था ही दूसरी थी। हम शादी को दिन में करते थे, रात में भोजन नहीं होता था, या शाम को भोजन हो गया है तो खत्म, सूर्यास्त के बाद कुछ कार्यक्रम नहीं होते थे। ये तो हमारी व्यवस्थाएं थी और आज भी उन पर बहुत सी जगह काम होता है। मृत्यु भोज का भी ऐसा ही है, सूर्यास्त के बाद भोजन वैसे भी नहीं होता था और मृत्यु भोज में भोजन गांव भर से ला करके उन परिवारों को कराया जाता था जहां ये व्यवस्था दुर्घटना हो गई है, ना कि जिसके घर में दुर्घटना हुई वो भोज कराए। ये तो कुप्रथा है और एक चल पड़ी है, उसको निभाया जा रहा है, जिसमें अंकुश लगाना जरूरी है और हम तो इसका प्रचार भी करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, पहली बात तो ये कि सनातन धर्म की ही अगर हम बात करें तो जैसा आपने भी बताया कपिल जी की दिन में हवन होते थे, अग्नि को साक्षी मानकर ही शादी होती है, लेकिन जिस तरह के अब दुष्प्रचार किए जाते हैं, रात में अब तो शादियां होने लगी हैं, पूरी पूरी रात निकल जाती है तब शादी नहीं होती है। तो जिस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है और समाज को आगे आने की जरूरत है। सभी समाज आगे चलकर तो आ रहे हैं कि देखिए मृत्यु भोज नहीं करेंगे, लेकिन शादियों पर जो फिजूल खर्ची है उस पर और ज्यादा रोक लगने की जरूरत है। ये देखना होगा कि आगे समाज किस तरह से इस पर जो है एक्शन लेता है। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रूपाली जी बहुत शुक्रिया आपका, कपिल जी बहुत शुक्रिया, चमन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने अपील की है और मुख्यमंत्री आगे निकल कर आए हैं, एक उदाहरण पेश किया है। यह देखना होगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ता है। फ्लैग बियरर के तौर पर, यानी कि झंडा प्रवाहक के तौर पर मुख्यमंत्री निकलकर सामने आए हैं और समाज पर असर होता है या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी। काफी दिलचस्प होगा यह देखना। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।